आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी लेकर हाजिर हूं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दा में हम बात करेंगे उन अहम इश्यूज़ को लेकर जिसको लेकर एक बार फिर से मौलाना साद सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, मौलाना साद को लेकर अब नई तरह की बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है दरअसल आईआरसीटीसी की जो एक आईडी होती है उसको लेकर मौलाना साद उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसके ज़रिए किसी लिमिट के आप उस पर टिकट बुक कर सकते हैं। और उसको लेकर एक नया मामला उभर कर सामने आया है। दरअसल देश भर में लॉकडाउन है और सड़कों पर सन्नाटा है। लोग घरों में कैद हैं, किसी की भी कहीं आने जाने पर रोक है। लेकिन इसी बीच तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद लापता हो जाता है। वो भी देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम एजेंसियों ने जाल बिछा दिया। लेकिन 40 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद ना तो मौलाना साद हाथ आया और ना ही उस पर शिकंजा कस पाया गया है। इस बीच मौलाना साद पर सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी पड़ताल, सबसे बड़ा राज क्या है? आईआरसीटीसी के एजेंट अकाउंट और मौलाना साद का रिश्ता क्या है? 32 बैंक खातों के गुनाह का राज। पुलिस से छिपने वाला मौलाना साद कहां है? आज देखिए मौलाना साद का ठिकाना। अब खुलेगा मौलाना साद का सबसे बड़ा राज। तो सवाल है कि आखिर मौलाना को पकड़ने में एजेंसियां फेल क्यों हो रही हैं? साद के सटीक ठिकाने तक पहुंचने में कोई सफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या मौलाना साद बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर मौलाना साद की कौन सी जिद ने कोरोना पर लग रहे ब्रेक को फेल कर दिया है? आज हम इन्हीं सवालों के बीच आपके सामने कई जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, इंकशाफ एक करने जा रहे हैं और सामने लेकर आएंगे मौलाना साद के सबसे बड़े राजदार को, जो बताएगा मौलाना साद का पूरा काला चिट्ठा। लेकिन उससे पहले देखिए मौलाना के 32 बैंक खातों का क्या राज है और आईआरसीटीसी का एजेंट क्यों बना था मौलाना साद। मौलाना साद के 32 बैंक खातों पर सबसे बड़ा खुलासा। मौलाना साद की आईआरसीटीसी की एजेंट आईटी का सबसे बड़ा राज। कैसे करोड़ों रुपए साद के खाते में आए? कोरोना कांड के आरोपी मौलाना साद को दुनिया एक धर्म उपदेशक के तौर पर जानती है। ऐसा शख्स जिसकी बातों को लोग धर्म की बात मानते हैं। लेकिन क्या मौलाना साद ने सिर्फ धार्मिक उपदेशक का चोला पहन रखा है? क्या उसके असल इरादे कुछ और ही हैं? मौलाना साद की तलाश में जुटी जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं जो चौंकाने वाली हैं। इन्हीं में से एक है रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ा एक कांड। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना साद के नाम पर आईआरसीटीसी की एक एजेंट आईडी भी है। आईआरसीटीसी एजेंट आईडी यानी ऐसी आईडी जिसे रेलवे आमतौर पर ट्रेवल एजेंट्स को जारी करता है। एजेंट आईडी का इस्तेमाल दूसरों के लिए रेल टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मौलाना साद ने आईआरसीटीसी के एजेंट आईडी क्यों बनवाई? एक धर्म उपदेशक को आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल ये भी है कि आखिर धर्म उपदेशक का काम करने वाले मौलाना साद की आईआरसीटीसी आईडी कैसे बन गई? कोरोना कांड और उससे जुड़े दूसरे खुलासों की जांच में जुटी एजेंसियां अब ये भी पता करने में जुटी हैं कि मौलाना साद की आईआरसीटीसी एजेंट आईडी से कितने टिकट बुक किए गए
और किन लोगों के लिए कहां-कहां के टिकट की बुकिंग की गई। जांच एजेंसियां उन लोगों के खातों का ब्यौरा भी खंगालने में लगी हैं। यही नहीं, मौलाना साद और उसके मार्फत हुआ लेन देन भी सवालों के घेरे में है। वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर मौलाना साद से जुड़े 32 बैंक खातों को सील किया गया है। ईडी और आयकर विभाग इन खातों को खंगालने में जुटी हुई है। वो ये पता करने में जुटी है कि साद के इन खातों में पैसा कहां से आया। इन्हीं में से एक खाता है दिल्ली के लाल कुआं स्थित इंडियन बैंक का। यह मरकज का मुख्य खाता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस खाते में 2 करोड़ रुपए जमा हैं। मौलाना साद की करतूतें एक एक करके सामने आ रही हैं। साद के कारनामों का खुलासा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के आलमी मरकज बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन की यही मस्जिद तबलीगी जमात का मुख्यालय भी है और लॉकडाउन से पहले उसके मुखिया मौलाना साद का ठिकाना भी यही था। लेकिन अब तो ना मौलाना साद का पता है और ना ही उसके किसी ठिकाने का। मौलाना साद की तलाश में जी मीडिया उस जगह पहुंचा जहां उसके छिपे होने की पूरी आशंका थी। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसका दावा है वो लंबे अरसे तक मौलाना साद का साथी था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा विरोधी है। मौलाना साद, जी हाँ, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। पूरा हिंदुस्तान मौलाना साद को जानता है। लेकिन मौलाना साद के साथ तबलीग की भी बात आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में तबलीग जिम्मेदार है। इन सवालों के जवाब के लिए हम एक ऐसे शख्स के पास हैं जिन्होंने शर्त रखी है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारे इल्तिजा पे, हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारी आग्रह पे वो तैयार हो गए हैं हमसे बात करने के लिए। मौलाना साद पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और जो भी चीज़ें हैं वो होंगी। कानून अपना काम करेगा, हुकूमत अपना काम करेगी, एजेंसियां अपना काम करेंगी। मौलाना साद गलत था, गलत है, गलत रहेगा। हम उसकी गलती की हिमायत कभी नहीं करेंगे, लेकिन दावत व तबलीग पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़े करने चाहिए। और जिस तरह की एक फिजा ये बनाई जा रही है बाकायदा कि सारे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद 2 चीज़ें नई पैदा हुई इस तबलीग के अंदर, जो कि मौलाना साद की देनदारी से पैदा हुई। एक तो उलमा की बेएहतरामी, यानी इन लोगों को मेंबर पे बैठने का शौक हो गया। मौलवी नीचे बैठेगा, तकरीर नहीं करेगा और जुम्मे की तकरीर जमात वाले करेंगे। दूसरे, कुरान से इनको, देखो अल्लाह की पकड़ ऐसे किसी पर नहीं आती है, कुरान से इनको दूरी हो गई। इन्होंने कुरान को बाहर पटक दिया उठा करके और अंदर फजाइल अमाल और दूसरी किताबों को तरजीह दे दी। अगर इमाम कोई कुरान का तर्जमा करना चाहता है, नहीं, फजाइल अमाल पढ़ी जाएगी, मुंतखबात, यानी एक ऐसा बिगाड़ पैदा कर दिया। तो इस पर मैं मौलाना साद को जिम्मेदार ठहराऊंगा। और वो अभी भी, आप चले जाइए दारुल की वेबसाइट पर, वो फतवा अभी भी पड़ा हुआ है। 2015 का फतवा अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी पड़ा हुआ है। और फिर मज़ाहिरुल का फतवा पड़ा हुआ है। फिर मज़ाहिरुल भी दो मज़ाहिरुल हैं। एक मज़ाहिरुल के इनके ससुर साहब चलाते हैं, मौलाना सलमान उनका नाम है। उन्होंने ये बदउनवानी जरूर की है कि इसके पूरे उलमा जब इसकी मुखालफत कर रहे थे, पूरे मुल्क के उलमा इसके खिलाफ फतवा दे रहे थे, अकेले मौलवी सलमान ही ऐसा धरती का बोझ बने हुए थे जो इसकी हिमायत कर रहे थे। मौलाना साद को आप जानते हैं, आप क्योंकि एक ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही इंस्टीट्यूशन से हैं, आप लोग एक ही जगह से हैं। मौलाना साद पर जो बताऊं आपको, कुछ अजीब सा नेचर है, बहुत जिद्दी, बहुत मुतकब्बिर, बहुत घमंडी, और यही सब चीजें उनको यहां तक ले आई। सवाल कम खड़े हो रहे हैं, सवाल और ज्यादा निकलेंगे। कहीं ना कहीं उनको कुछ मतलब ये चीज पूरी दुनिया के सामने रखनी होगी। जो लोग सवाल निकाल रहे हैं, चाहे वो एजेंसियां हों, चाहे वो मीडिया वाले हों, कि वो 2 चीजों की एहतियात करें। एक तो जो भी मामला है, चाहे वो आमदनी के जराए से लेकर के इनकी मकानियां तक जो भी रहे, वो उनका जाती मामला है, उसका दावत तो तबलीग और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात यह है
कि जितने भी अब तक सवाल खड़े किए गए हैं, जहां तक मैं वाकिफ हूं, जैसा कि उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर, उनके पैसे को लेकर, सवाल इससे कहीं बहुत ज्यादा है। इस बीच जी मीडिया ने भी मौलाना को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस जगह जा पहुंचा जहां मौलाना साद ने अपना ठिकाना बना रखा था। आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया था। दरअसल मौलाना साद जब मरकज से निकला तो दिल्ली के जाकिर नगर में मौजूद इसी मकान में पहुंचा। हमें जमात के करीबियों से पता चला वो अभी भी इसी मकान के पास ही कहीं रुका हुआ है। जिस मौलाना साद को लगातार 2 महीने से पुलिस और बड़ी बड़ी एजेंसियां ढूंढ रही हैं, वहां तक हमारी टीम पहुंची। हम वो बताने जा रहे हैं आपको कि आखिरी बार मौलाना साद कहां नजर आया था मरकज के अलावे। हम आपको वो मकान के विजुअल दिखाएंगे। हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। उस मकान के पास जिस मकान में आखिरी बार मौलाना साद नजर आए, और उस मकान के ठीक 2 मकान के बाद मौलाना साद के लीगल एडवाइजर और उनके बेहद करीबी शख्स का मकान भी है, जो खुद को यह दावा करते हैं कि मौलाना साद की सबसे नजदीकी अगर कोई इस वक्त है तो वो एडवोकेट हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा भी हैं, जो लगातार मौलाना साद की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और मरकज से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, जो निजामुद्दीन मरकज से लेकर कांधला उनके गांव तक पहुंचे। हम शोएब से पूछ लेते हैं कि शोएब ने क्या जानकारी इकट्ठा की। शोएब, हम वहां पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा था। हम वहां हैं जो अभी तक किसी भी मीडिया हाउसेस में दिखाने की वो हिम्मत नहीं हुई कि आखिर आखिरी बार मौलाना साद कहां नजर आए थे। देखिए आसिफ, जब मरकज में पूरा मामला सामने आया, उसके बाद ये सवाल भी उठा कि लॉकडाउन है तो आखिर मौलाना साद क्या दिल्ली से चले गए, या तमाम तरह के सवाल। लेकिन हमें जो जानकारी मिली पुख्ता तौर पर वो यही कि जाकिर नगर के इसी मकान में मौलाना साद थे और वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ, क्योंकि बहुत करीबी उनके यहाँ पर रहते हैं, और जिस वकील की आप बात कर रहे हैं फुजैल अय्यूबी, वो उनका मकान भी बिल्कुल बराबर में है और वो ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी भी इसी बात की गुंजाइश ज़्यादा है कि मौलाना साद अभी भी जाकिर नगर में है। सवाल यही है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं, अगर है तो पुलिस किस तरह का जो एक्शन है वो ले रही है इस सिलसिले में, क्योंकि सवाल कई तरह के पूछे जा रहे हैं मौलाना साद के मामले को लेकर अभी भी। मौलाना साद पर लगातार हो रहे खुलासों ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। हमारी तफ्तीश के दौरान साद के राजदार ने आरोप लगाया मौलाना साद ने न सिर्फ निजामुद्दीन मरकज पर कब्जा कर रखा था, बल्कि वो यहीं से अकूत संपत्ति का मालिक भी बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह से आज कई इंकशाफ हो रहे हैं मौलाना साद के ऊपर, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। IRCTC की ID की बात सामने आ रही है, 32 खातों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा शोएब जमई साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है शोएब जमई साहब आपका। आप इसे शुरुआत में करना चाहूँगा, ये जिस तरह से मौलाना साद साहब हैं, इनको कहा जाता है कि ये उपदेशक हैं, तबलीगी जमात के उपदेशक हैं, मजहबी एक धर्मगुरु हैं जो धर्म की बात करते हैं। अगर उनके पास IRCTC की एक एजेंट वाली ID का क्या मतलब है? देखिए, तमाम चीजों को मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एतराज जताना चाहूंगा जिस तरीके से आप लोग पैकेज में रिपोर्टिंग करते वक्त जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निहायत ही बदतमीजी के अंदाज में किसी भी आलिम के लिए बदतमीजी क्या दिखाई थी सर आपको? फैसला करेगा तब वो गुनाहगार साबित होंगे। उससे पहले तमाम मुसलमानों के लिए वो एक आलिम है, और बड़े अल्लाह वाले हमारे हो या चाहे आपके हो, किसी के खिलाफ भी ऐसे इस तरीके से इस अंदाज नहीं सर, एक बात मुझे बताइए ना, इसमें बदतमीजी क्या कर दी हमने? और जिस तरह से गुनाह किया है तो वो छिप क्यों रहे हैं? अगर आपकी नजर में वो गुनाहगार नहीं है तो छिप क्यों रहे हैं? बार बार अपने ठिकानों को क्यों बदल रहे हैं? चला रहे ना, सुनिए, आप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए जब रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ा अदब से और अंदाज में। हमारा सभी के लिए एक जैसा रहता है सर, हमें ज्ञान मत दीजिए आप। हमें पता है किस तरह से किसके साथ पेश आना है। अच्छा, तो फिर छुपे हुए क्यों हैं? आप ही बता दीजिए क्यों छुपे हुए हैं? नहीं, आपके लिए क्रिमिनल हैं और आप अपने आप को बहुत बड़े जज समझ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो जज नहीं हूँ। तमीज से आप तमीज से मैं तमीज में हूँ सर, मुझे तमीज का ज्ञान आप ना पढ़ाएं।
और इस बीच हमारे साथ विभूति नारायण साहब भी जुड़ गए हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी के। एक्स डीजीपी विभूति साहब, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हमने बात की शुरुआत की थी, आप ही के पास आना चाहूंगा। एक लंबा करियर आपका रहा है पुलिस महकमे में, क्या मौलाना साद को हम गुनाहगार अगर कह रहे हैं तो क्या हम गलती कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साद तो बड़े मशकूक, बहुत संदिग्ध किस्म के व्यक्ति लग रहे हैं जी, और मुझे लग रहा है कि वो एजेंसियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वो दिल्ली में घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस को ना पता हो जी। तो कुछ ना कुछ चक्कर है, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मौलाना साद पूरी तरह से मशकूक हैं जी। वही अब वो जब जी, चीजें खत्म हो गई, पता चले किसके लिए काम कर रहे थे वो। ठीक है। अगर विभूति साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक शख्स है जिनके ऊपर कई तरह के इल्जामात लग रहे हैं, तो गुनहगार हैं इसीलिए शायद वो छुप रहे हैं, वरना अब तक तो उनको सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो छिप रहे हैं। दिल्ली पुलिस को निश्चित रूप से पता है कि मौलाना साहब कहाँ है। वो मौलाना साहब तो बहुत बड़े, इतने बड़े हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा के कमांडर नहीं है जो बहुत पोशीदगी के साथ वो करें। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मेरा ये सोचना है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन सर, इसके पीछे क्या वजह होगी? क्यों दिल्ली पुलिस के ऊपर तो लगातार दबाव भी है? कोई दबाव नहीं है। देखिए, मौलाना साहब का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी एजेंसियां इस्तेमाल कर रही है, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। मौलाना साहब कहीं छिपे होते नहीं है, दिल्ली पुलिस को पता है। उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो इससे वो पूरी तरह से मशकूक है। ठीक है। शुएब जुमैली साहब, आपका रद्द-ए-अमल। जी भाई, मैं 3 पॉइंट रखना चाहूंगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन ये तीनों बातें मैं रखना चाहूंगा, मुझे लगता है थोड़ा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा और पूरे देश को ये बताइए कि मौलाना साद साहब वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो तबलीग जमात है वो हिंदुस्तान के तबलीग जमात के साथ जुड़ करके एक शूरा यानी एक कमेटी बनाना चाहती। तमाम बहुत सारे लोग जो आज मौलाना साहब के खिलाफ हैं, शूरा वाले तमाम लोग, या जिसकी आप रिपोर्टिंग में दिखा रहे थे अभी, ये सब लोग कहते थे कि नहीं भाई, तुम पाकिस्तान वाले तबलीग जमात को भी अपनी कमेटी में शामिल करो। एक वाहिद शख्स थे मौलाना साहब जिन्होंने कहा कि हम किसी भी पाकिस्तानी को अपने तबलीग जमात में यहाँ पे इंडियन कमेटी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार के मंशा के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ कभी भी तबलीग जमात काम नहीं करती, पिछले 100 सालों का इतिहास है। तो उन्होंने उसका जो विरोध किया था, इसकी वजह से तबलीग में 2 हिस्से हो गए। जो लोग पाकिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे थे वो मौलाना साहब के खिलाफ हो गए और बाकी लोग मौलाना साहब के साथ जो हैं, जो मर्कज निजामुद्दीन में। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप मौलाना साहब के साथ हैं या पाकिस्तान वालों के साथ हैं। अगर आप पाकिस्तान वालों के साथ रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, मैं मौलाना साहब के साथ हूँ। पहले पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले ही एक बड़े अखबार में और कुछ और यहाँ से न्यूज चैनल्स और मीडिया में ये रिपोर्ट आई, जिसको बड़े ऑथेंटिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि BDRP, ब्यूरो ऑफ पुलिस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ने जो है एक अपनी रिपोर्ट जो है अभी 2 दिन पहले लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भी मौलाना साहब का जो ऑडियो है वो किसी तरीके से फर्जी मालूम हो रहा है, यानी डॉक्टर है, आवाज तो उन्हीं की है लेकिन अलग तरीके से। इसका खुलासा ऐसे हुआ कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार, जो दिल्ली पुलिस की टीम जो जांच कर रही थी, उन्होंने एक लैपटॉप बरामद किया जिसमें 300 ऑडियो मौलाना के मिले, जो उन्होंने बयान अलग अलग जगह दिए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा वो वायरल ऑडियो नहीं मिला। जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि 20 अलग अलग ऑडियो के एक एक शब्द को काट करके ये एक वायरल ऑडियो तैयार किया गया, जिससे लग रहा है कि मौलाना साहब सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड के बारे में जो बातें कह रहे हैं जिसको, तो ये जो साजिश हुई है, ये कितने साजिश की नहीं। शुएब साहब, मैं आपकी वाली बात मानता हूँ, चलिए मैंने आपकी वाली बात मानी। असल में दरअसल एतराज अब ये है कि पूरा वक्त होगा, आपके पास पूरा वक्त, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। 30 सेकंड। जी जी, कि ये पहला तो सवाल ये उठता है कि BPRD जो अपना रिपोर्ट जो ये शाये की थी, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर, वो 1 दिन के अंदर ही जो है वापस क्यों ले लेती है, और हमारे पास उसका पूरा वो स्क्रीनशॉट भी मौजूद है जिसमें वो जमात तबलीग के जो मौलाना साहब के लीक्ड ऑडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो वापस ले लेना ये संदेह के घेरे में।
दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस खंडन करती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो दिल्ली पुलिस एक ट्वीट में कह रही है, लेकिन वो पूरा इंस्पेक्टर सतीश कुमार की जो टीम जो जांच कर रही थी और उसको एफआईआर भेजा गया, उसके बारे में कोई बात नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि ये शुरू से मुझे साजिश था कि ये अलग अलग ऑडियो के मौलाना को डॉक्टर करके चलाया गया और एक पूरी साजिश थी जिसका पर्दाफाश देश के सामने अब हो गया है। ये कौन बदनाम करना चाहता था तबलीग जमात को, और ये पूरे एक कोरोना काल में एक जिम्मेदारी किसी पंथ पर, किसी मजहब पर डालने की एक साजिश थी, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि अब यकीनी तौर पर यह समझ में आ रहा है। ठीक है विभूति नारायण साहब, आपकी बात में आना चाहूंगा। एक चीज जिस तरह से आपने कहा कि दरअसल इस्तेमाल करने की कोशिश मोहम्मद साहब को की जा रही है, मौलाना साहब को की जा रही है, तो कौन लोग होंगे जो एक धर्म उपदेशक का फायदा उठाना चाहेंगे सर? लगता है संपर्क हमारा विभूति नारायण साहब से टूट चुका है। शोएब जमी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। तबलीगी जमात के हिमायत में आए मजहबी रहनुमा मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक ने मीडिया पर तबलीगी जमात को बदनाम करने का, मुल्क का माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया है। डॉक्टर कल्बे सादिक का कहना है कि तबलीगी जमात मुल्क का वफादार तंजीम है, उससे जुड़े लोग कभी डॉक्टर कल्बे सादिक लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, ये कहना है कल्बे सादिक साहब का, जिन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो तंजीम है एक वफादार तंजीम है हिंदुस्तान की। मीडिया जो है उससे हमको शिकायत है, वो हमारे सब भाई हैं, लेकिन मीडिया अगर करप्ट हो जाए और लोगों को मिलाने के बजाय लोगों को लड़ाने की कोशिश करे तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। तब मैं तबलीगी जमात से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं उनके जो चीफ हैं उनको जानता भी नहीं कौन है, लेकिन वो उन लोगों ने कभी लड़ने भिड़ने की या किसी को मारने काटने की बात नहीं की है, तयशुदा बात। दे आर फेथफुल टू दिस कंट्री, वो इस मुल्क के वफादार हैं। ये इस तरह के इल्ज़ाम, अब नतीजा कि आप देखिए सब छूट रहे धीरे धीरे, उनको कोरोना हो गया, उनको ये हो गया, उनको हो गया, हो कुछ भी नहीं। सीधे साधे लोग हैं, वो कहते हैं आप तबलीगी जमात का खुलासा का अच्छे बनिए, तो अच्छे बनिए जो है ये खाली बनिए ही अच्छे होते हैं। लिहाजा आप, ये देश हमारा है, ये मुसलमानों का है, ये हिंदुओं का है, ये सिखों का है, ये सबका देश है। हमको ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि जिससे इस देश की इंटीग्रिटी पर कोई असर पड़े, यहाँ की जनता में इफ्तराक और इंतशार हो, इसमें कोई हासिल नहीं। और इसी बीच शाहिद अली साहब जो कि एडवोकेट हैं तबलीगी जमात के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद अली साहब, खैर मकदम है आपका। शाहिद अली साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी तरह तरह की बातें हो रही थी, अभी हमारे साथ एक्स डीजीपी भी जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम था विभूति नारायण साहब। उनसे जब मेरी बात हो रही थी, दरअसल मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना साद साहब को आखिर गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने दरअसल ये कहा कि कोई प्रेशर नहीं है, कोशिशें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही गिरफ्तार करने की। क्या वाकई में कुछ ऐसा है कि आपको कोई नोटिस वगैरह प्राप्त हुआ? सर ऐसा है, इसमें जो केस ये टर्न ले रहा है जी, इन्वेस्टिगेशंस के बाद, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस ऑडियो की बेस पे तमाम ये सब चीज शुरू हुई है, वो ऑडियो ही डॉक्टर्ड है जी। उस ऑडियो को ही बहुत सारी ऑडियो को मिला करके काट छांट करके जोड़ा गया है। तो जिसका सूत्रधार ही, यानी सूत्र जिसकी गलत है और बेबुनियाद है, निराधार है, या ये कहिए कि ये गहरी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। जब वही चीज खत्म हो जाती है तो क्या केस बच जाता है साहब? किस लिए गिरफ्तारी होगी, किस लिए क्या चीज होगी? मौलाना साहब ने और हमने लगातार फ्रॉम डे फर्स्ट ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये सांप्रदायिक मीडिया, जो बहुत सारे सांप्रदायिक चैनल्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से चलाना शुरू किया, कहाँ है मौलाना साहब, और ये तबलीगी जमात जिहाद कर रही है, तबलीगी जमात फिदायीन है, तबलीगी जमात आतंकवाद फैला रही है, इस तरह की चीजें उन्होंने करनी शुरू की अपने आप से। कभी भी दिल्ली पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये नहीं कहा कि मौलाना साहब इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या मौलाना साहब तलाश कर रहे हैं, या मौलाना साहब हमारे सामने पेश नहीं हो रहे हैं। कभी नहीं, कोई नोटिस नहीं आया।
लेकिन सांप्रदायिक मीडिया ने एक सांप्रदायिकता के तहत, उस मानसिकता के तहत, उस नैरेटिव के तहत देश को तोड़ने का काम शाहिद किया अली है। साहब, जिस तरह से आप इस बात को कह रहे हैं कि ना कोई नोटिस मिला और लगातार आप कोऑपरेट करने की बात भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो खबर ये आ रही थी कि दरअसल जो मौलाना साद साहब हैं वो अपने ठिकानों को बदल रहे हैं, तो फिर इन खबरों को हवा क्यों मिली? सर ये खबरें कौन चला रहे थे? यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। ये सिर्फ मीडिया चैनल्स वाले, जो सांप्रदायिक मीडिया चैनल्स हैं, वही लोग इन खबरों को चला रहे थे, झूठी, निराधार, बेबुनियाद। सर ठिकानों को बदलने की बात तब वहां पर होगी जब कोई भी दिल्ली पुलिस या क्राइम ब्रांच उनको नोटिस देगी कि आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, वो वहां पे नहीं पहुंच रहे हो। तो ये अपने मन से, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अपने मन से ही नहीं, बल्कि ये घृणित मानसिकता के तहत, घृणित पॉलिटिक्स के तहत जी, ये इल बिल के तहत, इल माइंडेड पॉलिटिक्स के तहत ये सब कुछ किया गया। देश को बांटने की कोशिश की गई, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हेट किया इन मीडिया हाउस ने, जो सांप्रदायिक मीडिया इस तरह की खबरें चला के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इन मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस रद्द होने चाहिए। ठीक है, ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऋषि मिश्रा साहब, जिस तरह से आपने सुना होगा और बात हम लगातार कर रहे हैं, शाहिद अली साहब का यही कहना है कि दरअसल उन्होंने तो लगातार ये बात कही है कि वो पूरी तरह से ताउन करेंगे, वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जब जिस तरह से रिपोर्ट आई है और ये बताया गया है कि जो ऑडियो क्लिप था वो दरअसल फर्जी था, उसके बाद तो क्लीन चिट एक तरह से मिल जानी चाहिए। देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में ब्रेक से पहले एक गेस्ट थे जो प्रोफेसर भी हैं, अपने आप को प्रोफेसर भी कहते हैं, वो पत्रकारों से कैसे बात किया जाता है, शायद ये लहजा और ये शिष्टाचार उनको नहीं है। और आपसे जिस बदतमीजी से वो बात कर रहे थे, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पैनल में ना बुलाएं जो पत्रकारों के डिग्निटी और पत्रकारों के कर्तव्य निष्ठा पे सवाल उठाए। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मौलाना साद की बात है कि इसमें कहीं न कहीं राजनीति की जा रही है। मेरा सवाल सभी पक्षों से है कि यदि किसी खास व्यक्ति ने यदि सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना वायरस को लेकर ऐसा कोई बयान दिया है कि पूरा जमात उसके लिए जिम्मेवार है। दूसरा बात ये है कि देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल छापा है, उसमें उनका ये मानना है, अनुमान के आधार पे, कि ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है। इस ऑडियो क्लिप के आधार पे मौलाना साद को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि वो ऑडियो क्लिप मौलाना साद के लैपटॉप में जो 350 से ज्यादा रॉ ऑडियो क्लिप है, उसमें वो ऐसा कोई भी ऑडियो क्लिप नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दूसरा वर्जन है कि इंडियन एक्सप्रेस किस आधार पे ऐसी बात कह रही है कि ऑडियो क्लिप है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इसका निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि देश की जनता को समझ में आए कि ऐसे गंभीर मामले में, जब देश महासंकट के दौर से गुजर रहा है, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं और कौन लोग मानवता पे प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, और इस बीच में शाहिद अली साहब आपकी बात से आना चाहूँगा। ठीक है, अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से नई बातें अब निकल कर आ रही हैं, आज बात हमने देखी और ये रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी दरअसल कि एक IRCTC की एक ID होती है, जिस ID को हमेशा जो ट्रैवल एजेंसी के लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए हम किसी सरहद में रह के या बिना किसी लिमिट के हम उस पर कई सारे टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो एक उपदेशक के पास, एक तबलीगी जमात के चीफ जो हैं मौलाना साद साहब, उनके पास इस ID का क्या मतलब आता है? ये आपसे किसने कही कि उनके पास ये IRCTC की ID थी? सर, ये पूरा इंकशाफ हुआ है, पूरी रिपोर्ट हमने अभी चलाई भी है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए मैं आपसे वही अर्ज करता हूँ कि निराधार खबरें नहीं चलानी चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद में अभी तक कुछ भी नहीं आ गया, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ गई है। हम लोगों को, मीडिया हाउसेस को खास तौर से, हमारी बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के गुजारिश ये है, देखिए आपके सामने हाथ जोड़ रहे, गुजारिश हमारी है कि मीडिया हाउसेस को, दरअसल आर्टिकल 19 आपके लिए है, हमारे लिए है, ठीक है, इसका हमने बहुत सर सब अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी पूरी बात रख रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये बात किसने रखी, मैंने आपसे वही तो पूछा। ये क्या आपके पास क्राइम ब्रांच ने ये बात कही है?
क्राइम ब्रांच ने ये बात कही है? नहीं कहेंगे आप, देखिए। तो आपको हम अपनी बात रखने की बात अलग है, बात यह है कि निराधार रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूटिव संस्थाएं हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। इन्वेस्टिगेशंस होने दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशंस का, हर इन्वेस्टिगेशन का वेलकम करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें यकीन है कि मौलाना साहब तबलीगी जमात मरकज बिल्कुल उसी तरह से पाक साफ होके आएगा जैसे हमारे देश की गंगा है पाक, जैसे आबे जमजम का पानी है पाक, इसी तरह से पाक साफ को निकल के आएंगे सारी इन्वेस्टिगेशन। सवाल है अली साहब से, यदि आपका परमिशन हो। जी बिल्कुल जी। मेरा सवाल ये है कि जब 25 फरवरी के बाद देश में दिल्ली में 144 लगा हुआ था, किसी भी धार्मिक आयोजन पे प्रतिबंध था, तो मौलाना साद ने 25 फरवरी 13 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में ऐसे आयोजन क्यों किए? और मार्च के फर्स्ट वीक से ही लोगों का कई देशों से लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसमें दोनों पक्ष जिम्मेवार है, मौलाना साद भी जिम्मेवार है। जब मौलाना साद को मालूम था कि 144 और इसी मामले में आपको महाराष्ट्र में परमिशन नहीं मिला और आप दिल्ली में कर रहे थे, और जबकि पूरे वर्ल्ड आप चाइना में देख रहे थे कि चाइना कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ रही थी, तो आपको क्या मौलाना साहब को ऐसे आयोजन से नहीं बचना चाहिए था? जबकि पूरा दिल्ली जल रही थी फरवरी में, दिल्ली में दंगे हो रहे थे और दिल्ली में किसी भी धार्मिक आयोजन पे प्रतिबंध था, दिल्ली में 144 लगा हुआ था। उसके बावजूद भी मौलाना साद का ऐसे आयोजन का लीडरशिप करना, ऐसे आयोजन का नेतृत्व करना क्या सही था? यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करूं कि चाहे मौलाना साद का भी कुछ हद तक जिम्मेवार है और कुछ हद तक केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि ऐसे आयोजन पे प्रतिबंध होना चाहिए, तो ऐसे आयोजन को क्यों परमिशन दिया गया, क्यों प्रतिबंध नहीं किया गया? आप देखिए निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर है, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, एसडीएम साहब को इन्फॉर्मेशन था, डीएम साहब को इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी इतने बड़े संख्या में यदि लोग जुटते हैं, तो जो आयोजक हैं और दूसरा जो प्रशासन है, दोनों जिम्मेवार है। अली साहब को इस पर जवाब देना चाहिए। शायद अली साहब, क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे कनेक्शन हमारा टूट गया है। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, कहीं ना कहीं हम देखें तो जिस तरह से ये वाला मामला सामने निकल कर आया था, उसके बाद जो तबलीगी जमात का रुख रहा, या तबलीगी जमात ने जो अपने सफाई में बात कही, उनका ये कहना था दरअसल कि हाँ, हमने तो लोकल इंतज़ामिया जो है उससे बात भी की थी और हमने ये भी देखा कि कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ इंतज़ामिया की भी गलती हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जी इस्लाम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर एक पक्ष को अपनी बात रखने का बराबर से मौका मिलता है। कई पैनलिस्ट जी इस्लाम पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया कंफ्यूजन पैदा। महत्वपूर्ण बात थी कि यदि 1 मार्च से 13 मार्च के बीच लोग इकट्ठा होने लगे, तो एयरपोर्ट पे जो विभिन्न देशों से लोग आ रहे थे पर ट्रेनिंग क्यों नहीं किया था? जबकि हमारी सरकार को इन्फॉर्मेशन था कि 30 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमारे देश में पाया गया था। और चाइना में देखिए या विभिन्न देशों में देखिए, दिसंबर से ही चाइना में 12 दिसंबर को ही पहला कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो गया था। तो हमारे जो एयरपोर्ट ऐसी मंत्रालय है, इस पे संज्ञान क्यों नहीं ली? दूसरा, मौलाना साहब एक धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु को सबसे बड़ा धर्म होता है कि मानवता को कैसे बचाया जाए। यदि धर्मगुरु को मालूम था कि दिल्ली में 144 लगा है, किसी धार्मिक आयोजन पे प्रतिबंध लगा हुआ है, यदि मौलाना साद उसके बावजूद भी ऐसे कोई कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो क्या मौलाना साद गृह मंत्रालय से संपर्क साधा? क्या मौलाना साद दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा? क्या मौलाना साद या मौलाना मरकज के जो टीम है दिल्ली पुलिस? एक मिनट ऋषि मिश्रा साहब, शाहिद अली साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दरअसल शाहिद अली साहब, ऋषि मिश्रा अभी आपसे एक सवाल कर रहे थे जब राब्ता आपसे टूट गया था, और दरअसल वो यही कहना चाह रहे थे
कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, ऐसे वक्त में दिल्ली के दंगे हुए थे और उसके बाद जिस तरह के ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इस धार्मिक आयोजन को करने से बचना था। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऋषि मिश्रा साहब, वापस आपके पास ही आना चाहूंगा। जी, तो मेरा ये कहना है कि मौलाना साद क्या मार्च के फर्स्ट वीक में गृह मंत्रालय या पीएमओ को इन्फॉर्म किए, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया या जिलाधिकारी? तो इसमें जो मेरा ये है कि सब जिनके जिम्मेवारी थी उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो इन सभी चीजों को संभाल नहीं पाए। हाँ। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, धार्मिक एंगल दिया जा रहा है। और मेरा लोगों पर सियासतदानों से निवेदन है कि अभी देश और मानवता है तो सियासत न करें। कुछ जाहिलों की जाहिलता के कारण आप पूरी किसी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है ऋषि मिश्रा साहब, अब से थोड़ी देर पहले अगर आपने शुरुआती अंक हमारा देखा हो तो विभूति नारायण साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो कि डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, साबिक डीजीपी यानी पूर्व डीजीपी रहे हैं। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो दरअसल उन्होंने एक अलग तरह की बात उन्होंने यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि दरअसल दिल्ली पुलिस तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाहती है मौलाना साद साहब को। अब विभूति जी ने किस आधार पे इन बातों को रखा ये समझ से पा रहे हैं, लेकिन इस बात में करें तो कम भी दिखता है कि दिल्ली पुलिस और आईबी इंटेलिजेंस यदि चाल है और कोई आदमी जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट सील है, हमारा जितने एयरपोर्ट सील हैं और मौलाना साद इसी देश में यदि कहीं छिपे हैं, तो दिल्ली पुलिस या भारत सरकार जो है मौलाना साद को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? क्या कारण है कि मौलाना साद कहाँ ऐसे कौन से ऐसी जगह में छिपे हुए हैं जो दिल्ली पुलिस हमारी नहीं ढूंढ पा रही है? क्या इस असफलता पे दिल्ली पुलिस और आईबी और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस हैं उनके कार्य प्रणाली और कार्यशैली पे सवाल जरूर उठता है कि हम एक मौलाना साद को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये इंटेलिजेंस और सरकार की आक्रामकता को जरूर दिखाती है। ये बात करने से मैं थोड़ा भी गुरेज नहीं करता हूँ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ऋषि मिश्रा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा साहब, आपसे जानना यही चाहूँगा, जिस तरह से मैंने विभूति नारायण साहब का जिक्र किया, उनके जो बातें रही थी उसका निचोड़ आपके सामने पेश किया, उसमें से उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि दरअसल सियासत का इस्तेमाल दरअसल मौलाना साद का किया जा रहा है, लोग अपने अपने तरीके से उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों में क्या वाकई दम नजर आता है? किसी से मतलब किसी उपदेशक से किसी को क्या फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल देखिए, मौलाना साद एक धार्मिक गुरु हैं और धार्मिक कहीं इसमें आपने जब से ये डेवलपमेंट मौलाना साद वाले एपिसोड की डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा होगा कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी इसको धार्मिक एंगल देने का पूरा प्रयास कर रही है। और मौलाना साद वाले एपिसोड से पहले दिल्ली में दंगा भी हुआ था, इस चीज को आप नहीं भूल सकते हैं। तो डीजीपी साहब के बात से मैं सहमत जरूर हूं कि जिस प्रकार से मौलाना साद के मामले को भुनाया गया है और मौलाना साद को एक विलेन के रूप में खड़ा किया गया है, तो यदि मौलाना साद विलेन है तो उस विलेन को दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है केंद्र सरकार और हमारे जितने भी प्रशासन के लोग हैं उन सामने में ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। यदि मौलाना साद विलन है, हालांकि ये मैं इन्हें विलन नहीं मानता हूँ, ये जांच का विषय है और जांच में ये साबित होगा कि मौलाना साद विलन है या नहीं है। लेकिन यदि वो विलन है तो विलन को हमारी सरकार, क्या हमारी सरकार की इंटेलिजेंस, हमारी सरकार की पुलिस, हमारी सरकार क्या जो रॉ है, एनआईए है, ये क्या जितने भी जो तंत्र हैं तो तंत्र जो है इस विलन को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है?
क्या इसके पीछे राजनीतिक मजबूरी है? क्या इसका इस मौलाना साद एपिसोड को जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको लंबा देना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं ताकि मौलाना साद एपिसोड को चुनाव में भी भुनाया जाए। तो सवाल जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे भी है कि क्यों नहीं मौलाना साहब को आप ढूंढ पा रहे हैं। दूसरा सवाल दिल्ली सरकार से भी है कि दिल्ली सरकार के नाक के नीचे मौलाना साहब मरकज में इतने बड़े आयोजन कर रहे थे, क्या दिल्ली सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, उनको इस बात की ज्ञान नहीं? दरअसल ऋषि साहब, दिल्ली सरकार ने तो ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि भाई जिस तरह से तबलीगी जमात ने हरकत की है ये वाकई बहुत ज्यादा गलत है और इसी की वजह से दिल्ली में कोरोना इतना फैला है, ये कह के वो बच जाएंगे। क्या दिल्ली हुकूमत ने ये बात की है? उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार ये आरोप लगा रही है कि एसडीएम और डीएम जो है राज्य सरकार के अधीन होते हैं और राज्य सरकार ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार से कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो दोनों पक्ष इससे नहीं बच सकते हैं। यदि एसडीएम को इस बात का इंफॉर्मेशन था कि मौलाना साहब इतने बड़े मॉब को इकट्ठा कर रहे हैं तो एसडीएम साहब ने जिला डीएम को और डीएम साहब ने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, या अवगत होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इस पे मौन साधे हुए थे? पहली बात। दूसरी बात, 6 से 7 किलोमीटर वहां से मरकज से पीएमओ की दूरी है। क्या पीएमओ को इस चीज की जानकारी नहीं थी? क्या गृह मंत्रालय को इस चीज की जानकारी नहीं थी? क्या निजामुद्दीन थाना, और एक आप वीडियो भी देखा होगा जिसमें एसीपी साहब वहाँ के जो लोकल एसीपी हैं कई धर्म गुरुओं से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो गैदरिंग हो रही है उसको आप खत्म करें। जब एसीपी को इस बात की जानकारी थी तो एसीपी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्या अवगत कराया? तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का एंगल दिया जा रहा है। और मैं पहले भी कहा हूं कि ये एपिसोड अभी खत्म आपको नहीं होगा, क्योंकि इसको इसका राजनीतिक फायदा भी हमारे सियासतदानों को लेना है। बिल्कुल। और ऐसे में खबर ये भी आती है कि दरअसल आईआरसीटीसी के एजेंट की आईडी जो है उसको मौलाना साहब इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि एक धर्म उपदेशक के तौर पर वो अपना अगर काम करते हैं तो उनके पास आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी का मतलब क्या होता है? ये तो जांच का विषय है। देखिए, हम आप पे कुछ आरोप लगा दें, आप मुझ पे कुछ आरोप लगा दें, आरोप लगाना ये तय नहीं करता है कि वो अपराधी है या नहीं है। ये आरोप है। तो मैं बार बार अपील करता हूँ, देश महासंकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए मैं सरकार से और मीडिया से भी ये अनुरोध करता हूँ कि मीडिया भी सरकार पर दबाव बनाए कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड जज से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यदि न्यायिक जांच से भी लगता है कि नतीजे सही नहीं आ पाएंगे तो एनआईए से इसकी जांच करानी चाहिए, ताकि जो मौलाना साहब पे जो भी आरोप लगाए हैं, ऐसे आरोप भी आ रहे हैं कि मौलाना साहब के अकाउंट में विदेश से बड़ा भारी भरकम फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जैसे आपने एक नए तथ्य आए जो रेलवे टिकट का बता रहा है, आईआरसीटीसी का आप बता रहे हैं। ऐसे मामलों पे परत दर परत सरकार को हटाना ही होगा। सरकार को इसके लिए जांच के आदेश देने चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी तभी आम जनता, देश के जो 130 करोड़ जनता है, ये समझ पाएगी कि कौन लोग इस पे राजनीति कर रहे थे, कौन लोग जमात के नाम पे इसको धर्म का एंगल दे रहे थे, कौन लोग इसका राजनीतिक करते। मैं आपको कह दूं, देश से बड़ा कुछ नहीं है और से बड़ा हिस्सा है। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, लग यही रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी मौलाना साहब की गिरफ्तारी में या उनसे तफ्तीश करने में दिलचस्पी दिखा नहीं रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, पूरा देश रुका हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया रुकी हुई है। ऐसे में मौलाना साहब इतनी बड़ी शख्सियत तो है नहीं, इतने बड़े किसी आतंकी संगठन के तो कोई वो सरगना है नहीं कि छुप जाएंगे और जमीन के अंदर रह जाएंगे, पाताल में छिप जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आखिर फिर भी पुलिस या जो हमारी जो एजेंसीज हैं क्यों नहीं उनको ढूंढ पा रही हैं? क्या वाकई उनकी दिलचस्पी नहीं है उनको गिरफ्तारी करने में? तो कानून है,
सवाल दिल्ली पुलिस की है। दूसरा, मौलाना साद आपका चैनल इंडिया ही नहीं पूरे करीब पूरे विश्व में चैनल जी सलाम दिखा जा रहा है। यदि मौलाना साद मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, यदि जी सलाम देख रहे होंगे, मौलाना साद से एक मेरा अपील है कि हिंदुस्तानी होने के नाते मौलाना साद आप एक हिंदुस्तानी हैं और मानवता के आप धर्मगुरु हैं। यदि आप हैं तो प्लीज आप लॉकडाउन खत्म होने के पहले या लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप आए, अपने पक्ष को रखें ताकि जनता और देश के जो सरकार कितनी सही है, सरकार क्या राजनीति कर रही है, क्या आप उस समय झूठ बोल रहे थे? तो मौलाना साद यदि धर्म गुरु हैं और इनके इतने बड़े संख्या में अनुयायी हैं, तो मौलाना साद को आना इंसानियत के लिए, मानवता को बचाने के लिए और एक धर्म को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है उस धर्म को बचाने के लिए मौलाना साद को मीडिया और देश के आवाम के सामने आना चाहिए और अपनी सभी बातों को देश के जनता और मीडिया के सामने रखना चाहिए ताकि उनका पक्ष को सही ढंग से रखा जाए। लेकिन ऋषि साहब वही बात है, चूंकि अभी हमारे साथ तबलीगी जमात के वकील साहब भी जुड़े हुए थे जिनसे आप भी बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि दरअसल अगर हमें नोटिस वगैरह भेजा जाता है तो हम तो ताउन के लिए तैयार हैं, यानी जांच में सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो बिल्कुल अभी मौलाना साद को अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया है, तो इस पे जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देना चाहिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए कि अब तक यदि मौलाना साद को जिस प्रकार से कई मीडिया संस्थान जो है मौलाना साद को विलन साबित करने में लगे हुए थे, यदि केंद्र सरकार यदि नोटिस अब तक नहीं भेजी है तो ये अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। यदि मौलाना साद ने इतनी बड़ी गलती की है, जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने में देखेंगे तो मौलाना साद को इस प्रकार से विलन साबित करने में विलेन, बार कर रहा हूँ, मौलाना साद यदि विलेन है तो विलेन को नोटिस देने में, विलेन को आइडेंटिफाई, विलेन को पकड़ने में हमारी सरकार क्यों गुरेज कर रही है? जैसे एक्स डीजीपी साहब ने भी कहा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे सरकार और हमारे दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऋषि मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना भी रुख यहाँ पर पेश किया। तो यही सवाल है कि आखिर अगर मौलाना साहब जो एक मुस्लिम मजहबी एक धर्मगुरु हैं, वो तबलीगी जमात की बात करते हैं, वो तबलीगी जमात के चीफ कहलाते हैं, और अगर उनके पास IRCTC की एक ID है जो अमूमन उन लोगों के पास होती है जो ट्रैवल एजेंसीज को चलाते हैं, जो एक से ज़्यादा टिकट्स को जल्दी वक्त में, कम वक्त में इस्तेमाल करते हैं। ये ID ऐसी ID होती है दरअसल जिसको सभी या एक आम इंसान यूज़ नहीं करता है। इस ID का अगर तार जुड़ता है मौलाना साद साहब से तो उसके कई मायने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।